रहे थे समास, तो समास का परिचय भी दिया गया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को ही समास कहते हैं। और जब उन शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। प्रत्येक समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पदों को देखते हुए समास के 6 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। मैंने आपको बताया था कि सीरियल चाहे जो भी हो, हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास, इसमें जैसा कि बताया गया कि सभी समासों में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास की ये विशेषता होती है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी मुख्य अर्थ पूर्व पद का होता है। और इसका जो उत्तर पद होता है यानी बाद वाला पद, ये गौण होता है। गौण होता है यानी इसका मतलब है कि कोई विशेष अर्थ इसका नहीं होता है। मतलब ठीक है ना। जैसे प्रतिदिन, ये प्रतिदिन ये समस्त पद है, यानी मिला जुला दोनों पदों को मिला के बना समस्त पद है, यानी एक सामासिक शब्द है। इसको हम कह सकते हैं सामासिक शब्द अथवा समस्त पद। ठीक है। इसमें प्रति आपका पूर्व पद है और दिन इसमें उत्तर पद है। तो जब हम प्रतिदिन का अर्थ करेंगे तो इससे क्या निकलता है कि हर दिन, प्रतिदिन माने एक एक दिन, हर दिन, रोज रोज। तो यहाँ देखिए आप, दिनों की बात विशेष नहीं कही गई है। प्रतिदिन शब्द में प्रति का विशेष अर्थ निकल रहा है कि प्रति शब्द अगर लगाएंगे तभी पता चलेगा कि रोज रोज या प्रत्येक दिन, हर एक दिन। ठीक है ना। दिन तो कॉमन हो गया, दिन तो महीने में भी आता है, दिन तो वर्ष में भी आता है ना, दिन सप्ताह में भी आता है, लेकिन सबका अर्थ तो प्रतिदिन का नहीं हो जाएगा। तो जब प्रति शब्द लगाएंगे दिन में तभी प्रतिदिन का अर्थ आएगा कि रोज रोज। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रथम पद की प्रधानता है और उत्तर पद इसमें गौण है। दूसरा एक और उदाहरण मैम आपकी आवाज कट कट कर रही है। प्रथम पद आपका हो गया यथा और द्वितीय पद हो गया योग्य। ठीक है। तो इसमें योग्य कॉमन वर्ड हुआ क्योंकि योग्य माने जिसकी जैसी योग्य, योग्यता यानी सामर्थ्य जो भी, और यथा माने जिसकी जैसी। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि जिसकी जैसी, दान के संदर्भ में, कि जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, यथाशक्ति यथा योग्य उसने दान दिया। तो अब इसमें है कोई बहुत ज्यादा दे रहा है, कोई उससे कम दे रहा है, कोई और भी कम दे रहा है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का ही विशेष अर्थ निकल रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई आपको कि जो दूसरा समास, मैंने इसीलिए दूसरे समास को इसके जस्ट बाद ये वाला रखा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसको मैं इसके बाद, क्योंकि इन्हीं दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए जस्ट इसके बाद रखा। ठीक, तत्पुरुष समास में क्या है, अव्ययी भाव का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद जो है ये प्रधान होता है, और पूर्व पद यानी पहला पद ये जो है गौण होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है। खाली रट लेने से बेटा नहीं हो पाता है कि रट लिया कि इसमें पूर्व पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसमें पूर्व पद प्रधान है। ऐसे रट लेने से हमारा कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। आप सोच रहे होगे कि अलग अलग तो लिखा है, मैम फिर तो कह रही है कि कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो जब तक आप समझेंगे नहीं, रट लेने से कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि उस टाइम में हम भूल जाते हैं कि किसका पूर्व पद और किसका उत्तर पद। या नहीं भी भूले तो भी जैसे प्रतिदिन शब्द है तो उसमें बच्चा लगा लेगा कि दिन का विशेष अर्थ निकल रहा है ना, ये कंफ्यूजन होता है। या यथा योग्य है तो योग्य का विशेष अर्थ निकल रहा है, ये कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने एक आपको चिन्ह बताया कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह छिपा होता है। जब भी आप तत्पुरुष समास को का विग्रह करेंगे तो निश्चित रूपेण आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य दिखाई देगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे राजपुत्र, अब इसमें दो पद हैं। प्रथम पद या पूर्व पद है राज और उत्तर पद है पुत्र। ठीक है ना। तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो राजपुत्र का अर्थ करने में सबको तो राजपुत्र नहीं कहा जाएगा ना, जो राजा का पुत्र होगा वही तो राजपुत्र कहलाएगा, हर कोई तो राजपुत्र नहीं कहलाएगा। तो यानी इसका अर्थ निकलता है विग्रह करने पर राजा का पुत्र। अब देखिए यहीं पर आपको कारक चिन्ह मिल गया, कारक चिन्ह मिल गया, राजा का पुत्र। इससे क्लियर हो गया कि ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब इसमें आपको ये नहीं समझना पड़ेगा कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है। ठीक, तुरंत कारक चिन्ह जहां भी आप देखेंगे आप तत्पुरुष समास लगा देंगे। जैसे दूसरा उदाहरण ले लीजिए, देशभक्त। देशभक्त, इसमें आपका ये समस्त पद है देशभक्त, इसका प्रथम पद है देश और उत्तर पद है भक्त। जब आप अर्थ करेंगे इसका तो देशभक्त हर किसी को नहीं कहेंगे, जो देश का भक्त होगा उसे ही देशभक्त कहा जाएगा, है ना। तो देश का भक्त। राष्ट्रगान, राष्ट्र का गान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र का गीत। तो जरूरी नहीं है का ही चिन्ह निकले, कोई भी कारक चिन्ह, 8 कारक आपने पढ़े हैं, 8 कारक होते हैं, 8 के 8 में कोई भी कारक चिन्ह आपको दिखे तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा समास मैंने आपको बताया था, बहुव्रीहि समास, या सीरियल में और कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों को साथ रखिएगा, अव्ययी भाव और तत्पुरुष को साथ में रखिएगा। और ये तीसरा समास कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बहुव्रीहि समझते हैं।
बहुव्रीहि समास में बेटा क्या है कि इसमें जो इसके दो शब्द होते हैं, हर समास दो पदों से मिलकर बना है, यह आप जान रहे हैं। तो इसमें बहुव्रीहि समास में जो समासिक शब्द के जो दो पद दिखेंगे, उन दोनों का विशेष अर्थ न होके उन दोनों से ही अर्थ लेता हुआ एक तीसरा अर्थ सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसा कल मैंने बताया था, पंचवटी शब्द है, ये एक सामासिक शब्द है। पंचवटी में दो पद हुए, पूर्व पद है पंच और उत्तर पद है वटी। तो पंच माने पांच होता है, वटी माने वट या वृक्ष कह लीजिए। लेकिन पंचवटी का जो पूरा अर्थ निकलेगा वो एक स्थान विशेष का नाम है। कैसे स्थान विशेष का नाम? जहां पर 5 वृक्षों का समूह होता है, ऐसे स्थल को पंचवटी कहा गया। ठीक है ना? तो आप देख रहे हैं कि न पंच का विशेष अर्थ है न वृक्ष का विशेष अर्थ है, बल्कि इन दोनों के अर्थों को लेकर एक तीसरा अर्थ निकल गया, पंचवटी, एक स्थान विशेष का नाम। तो यही बहुव्रीहि समास का की विशेषता है कि इसमें एक तीसरा ही अर्थ निकलता होता है। जैसे कहूं, एक सेकंड, मैम किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि मैं ही बोल रही हूँ और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। देखिए, और बहुव्रीहि समास का उदाहरण मैं आपको बता दूं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे है दशानन। दशानन के दो पद हो गए, प्रथम पद या पूर्व पद दश, उत्तर पद हो गया आनन। दश का मतलब होता है 10 की संख्या और आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 मुख। लेकिन इन दोनों पदों के अर्थों को जब हम मिलाएंगे तो एक तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण का। ठीक है, रावण, दशानन से जैसे ही दशानन शब्द कहा जाता है वैसे ही आप उसका अर्थ रावण से ले लेते हैं। तो यहाँ पर दश और आनंद, इसके अर्थों का कोई महत्व नहीं रह गया, बल्कि उस इन दोनों के अर्थों से मिलाकर के एक तीसरा अर्थ निकला रावण, जिसका विशेष महत्व यहाँ पर है। तो एक तीसरा अर्थ निकलने की वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम कहें षडानन, षडानन पूर्व पद षड, उत्तर पद आनंद। षड माने 6 होता है और आनंद माने मुख होता है। 6 मुख षडानन, ये अर्थ है। लेकिन मूल अर्थ षडानन का क्या है? कार्तिकेय जी। ठीक, मूल अर्थ कार्तिकेय जी है। ठीक, इसी तरह से एक उदाहरण दूसरा ले लें, लंबोदर। लंबोदर का विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, ये विग्रह हुआ समास का। इसके दोनों पद कौन क्या हो गए? लंब प्लस लंब और उदर। तो लंब उदर, इन दोनों के अर्थों से लेकर के बिना बना गणेश जी। ठीक, ये तीसरा अर्थ निकल गया गणेश जी का। लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो ये तीसरा अर्थ निकलने की वजह से ही यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आप जहां तक मैं समझती हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको इसमें सिर्फ याद रखना है कि बहुव्रीहि समास में कि इसमें दोनों पदों को छोड़कर एक तीसरा अर्थ निकलता होता है, यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, अगला लेते हैं। अभी आप
को इसमें भी कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। अगला है, जब हम लेते हैं द्विगु समास को, ठीक है। अभी आपको इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है, क्यों है ऐसा। द्विगु समास की क्या विशेषता है कि इसमें प्रथम पद जो होता है वो अंकात्मक होता है, अंकात्मक होता है, क्योंकि उसमें अंक निकलते होते हैं, ठीक है ना। कोई अंक निकलेगा, संख्या निकलेगी कोई ना कोई। तो द्विगु समास में पहला पद जो है वो अंकात्मक होता है अथवा संख्यात्मक होता है, ठीक है। जैसे कहा जाए त्रिभुज, त्रिभुज का विग्रह जब हम करेंगे तो त्रि पूर्व पद आएगा और भुज द्वितीय पद आएगा। और इससे क्या क्लियर होता है कि तीन भुजाओं वाला ये है त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली कोई आकृति। तो त्रि का अर्थ तीन ही लिया गया, भुज का अर्थ भुजाओं वाला ही लिया गया, इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकला है बेटा। त्रि माने तीन, भुज माने भुजाओं वाला, कोई तीसरा अर्थ नहीं निकला है, इसलिए ये द्विगु समास है। पहला पद इसका अंकात्मक है। इसी तरह से ले ले अगर हम चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज में पहला पद चतुर माने चार, संस्कृत में चतुर्थ का अर्थ चार होता है, और भुज माने भुजाओं वाला। चतुर माने चार, भुज माने भुजाएं, तो चार भुजाएं ये भी चतुर्भुज है। और लेकिन इसमें जब भी चतुर्भुज कहा जाएगा तो तुरंत चूंकि विष्णु का अर्थ निकलने लगता है, चतुर्भुजी भगवान विष्णु है, इसलिए अब यहाँ पर ये वाला अर्थ गौण हो गया और विष्णु वाला अर्थ विशेष हो गया, और जो ये तीसरा अर्थ हो गया, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास न रह के बहुव्रीहि समास हो गया। देख रहे हैं, यही होता है कंफ्यूजन। आपको मैं द्विगु समास के उदाहरण बता रही थी, लेकिन किस तरह से त्रिभुज तो द्विगु निकला, लेकिन चतुर्भुज जो है वो द्विगु नहीं निकला, वो तो बहुव्रीहि हो गया। क्यों बहुव्रीहि हो गया? क्योंकि इसने अपने दोनों पदों के अर्थों को छोड़ करके इसी के अर्थ से नया अर्थ ले लिया, विष्णु का तीसरा अर्थ ले लिया, ठीक है। और देखते हैं, अगर हम कहें पंचभुज, पंचभुज में प्रथम पद पंच और द्वितीय पद भुज। पंच माने होता है पांच, भुज माने भुजाएं। अब इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसलिए इससे क्या पता चलता है कि पांच भुजाओं वाली कोई आकृति होगी, ये पंचभुज है, ठीक है ना। कोई तीसरा अर्थ नहीं है, पंच से पांच हो गया, भुज से भुजाएं, तो पंचभुज जो है ये द्विगु समास ही है, क्योंकि अंकात्मक है। साथ इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि अंकात्मक होते हुए भी सारे सामासिक शब्द द्विगु ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पर तीसरा अर्थ निकल जा रहा है वो बहुव्रीहि समास हो जा रहे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि द्विगु समास जो है ये अंकात्मक होता है, यानी इसका प्रथम पद में अंक होता है। जैसे हम कहें
कोई भी उदाहरण ले ले जैसे कारण भूल रही हूँ। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, जैसे चौराहा। चलिए, अब चौराहा में क्या है, प्रथम पद ये 4 का अंक निकाल रहा है, राह माने रास्ता, मतलब वह स्थल जहां से 4 रास्ते निकल रहे हैं, यही है चौराहा। तो अर्थ तो इन्हीं दोनों पदों का रहा, कोई तीसरा अर्थ निकला नहीं। चौराहा, 4 राह। पायल, यस मैम। बेटा 95 में पूर्व पद क्या है? मैम पंच। वेरी गुड। और उत्तर पद क्या है? आनंद। अच्छा, इसका पंच माने क्या होता है? मैम 5। गुड। आनंद मीन्स? मैम आनंद। हाँ, मैम आना। आनंद लिखा हुआ है ना। आप लोग शांत रहेंगे। आनंद माने मुख बताया आपने, ठीक, मुख। पंच माने 5, आनंद माने मुख। तो 5 मुख, ये हुआ पंचानन। लेकिन इसका एक तीसरा अर्थ है, पंचानन माने सिंह भी होता है। पंचानन माने सिंह भी होता है, इसलिए पंचानन जो है ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि एक तीसरा अर्थ हो गया। इसी तरह से हम शब्द लें गजानन। गजानन में हालांकि अंकात्मक नहीं है, इसलिए ये क्लियर ही है कि द्विगु नहीं है ना, क्योंकि द्विगु में तो अंक आना ही आना चाहिए। ठीक, तो गजानन में द्विगु नहीं है क्योंकि अंक नहीं है। गज और आनंद, गज के आनंद वाले यानी गणेश जी, ये तीसरा अर्थ होने की वजह से ये बहुब्रीहि हो जाता है। इसका उदाहरण यहाँ हमें नहीं देना चाहिए था। तो कुल मिला के आपने समझा कि बहुव्रीहि समास में एक तीसरा अर्थ होता है, द्विगु समास में प्रथम पद अंकात्मक होता है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं होता है, प्रथम पद अंकात्मक होता है। ठीक, अब आएंगे हम लोग कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास, मैम नीचे कर दीजिए मैम, इसको ले ले मैम फोटो। कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सेंड करेंगे, अभी कोई फोटो मत लीजिए, बस पढ़िए। कर्मधारय समास, आपने विशेषण पढ़ा है, वे शब्द जो किसी की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। आपने विशेष्य पढ़ा है, वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक, कर्मधारय समास में बेटा यही दोनों होते हैं। एक 2 पद होते हैं हर समास में, प्रथम पद और उत्तर पद। तो एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, जिसमें वह कर्मधारय समास
होता है, जैसे कि नीलकंठ। नीलकंठ में प्रथम पद है नील, उत्तर पद है कंठ। ठीक? वह कंठ जो नीला है। नीलकंठ सबको थोड़ी ना कहेंगे, एक पक्षी नीलकंठ होता है। क्यों उसका नाम नीलकंठ पड़ा? क्योंकि उसका कंठ नीला है। शंकर जी को भी नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि विष पीने के बाद उनका कंठ जो है वो नीला हो गया। ठीक है ना? तो नीलकंठ का अर्थ निकला नीला कंठ। कंठ माने गला होता है। तो नीला ये विशेषण हो गया और कंठ ये विशेष्य हो गया। नीला विशेषता बता रहा है कि नीला है। किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की। तो यहाँ पर विशेषण विशेष दोनों ही उपस्थित है, इसलिए कर्मधारय समास है। ठीक है? पीत वसन शब्द है। पीत वसन प्रथम पद इसका है पीत माने पीला। द्वितीय पद है वसन, जिसका अर्थ होता है वस्त्र। ठीक? पीत वसन कहें चाहे पीला वसन। पीतांबर कहें, एक ही अर्थ होता है। वसन माने भी वस्त्र होता है और अंबर माने भी वस्त्र होता है। ठीक? तो वस्त्र की विशेषता है कि वो पीला है। ठीक? पीत माने पीला, ये विशेषण है, और वसन विशेष्य है, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। इस तरह से पीत वसन में कर्मधारय समास है। अब आपका बचता है आखिरी द्वंद्व समास, जो कि समझना बहुत आसान है। आखिरी है आपका द्वंद्व समास। इसको पहचानना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें ये बीच में दोनों पदों के बीच में डैश लगा हुआ होता है। ठीक है? इस डैश को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। आपने चिन्हों में पढ़ा था, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उसमें आपने योजक चिन्ह भी पढ़ा था। इस योजक चिन्ह का अर्थ होता है और। ठीक है? जैसे हम कहें रात दिन। रात दिन एक सामासिक शब्द है। इसमें जब हम विग्रह करेंगे इसका, तो हो जाएगा रात और दिन। ठीक है? इसमें प्रथम पद रात है, द्वितीय पद दिन है और योजक चिन्ह है। इसी से आप पहचान लेंगे ये द्वंद्व समास है। और विग्रह आपका इस तरह होगा रात और दिन। जैसे माता पिता, इस योजक चिन्ह से ही आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसका प्रथम पद हो गया माता, द्वितीय पद हो गया पिता और इसका विग्रह हो गया माता और पिता। ठीक है? मैम इस स्क्रीन पर आपकी फोटो दिख रही है। मेरी फोटो दिख रही है? यस मैम। किसको ऐसा दिख रहा बेटा ऐसे मत बोलिए, मैम दिख कोई रही है। बच्चे बोलेंगे नहीं। न्यूट्रोसिस्टिक सभी लोग। चलिए, अब आपको बताना है। अभी तो मैंने पढ़ाया ना,
अब आपकी बारी है। ठीक है, अब आपको बताना है। देखो आपने क्या सीखा। चलिए बारी बारी से। मानवी गौतम, मानवी गौतम, यस मैम। समाज किसे कहते हैं बेटा?